गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। आज हम करेंगे 14 चैप्टर बाढ़ का बेटा। बाढ़ का बेटा का मतलब जैसे समझ ही गए होंगे कि जब बाढ़ आती है तो ऐसा व्यक्ति जो किसी की सहायता न लेकर खुद ही अपने पुरुषार्थ से अपने आप को उबारने में विश्वास रखता हो, मेहनत करता हो। विकराल रूप के लिए प्राकृतिक आपदा से कुछ लोग घबराते नहीं हैं, वे पूर्ववत कार्य करते रहते हैं और इस आपदा में भी कुछ न कुछ लाभ ढूंढते हैं। ऐसे लोग साधारण लोगों के लिए दृष्टांत ही होते हैं। ऐसे लोग राहत और बचाव को भीख मानते हैं और अपने पुरुषार्थ से अपने को उबारने में विश्वास रखते हैं। पाठ प्रवेश देखिए। प्रस्तुत पाठ हिंदी के प्रख्यात लेखक एवं निबंधकार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित सफलता के लिए जीवन संघर्ष करना का बोध कराता है। लेखक ने बताया कि अपने पूर्वजों के प्रायोगिक अनुभव, लगन तथा कठोर परिश्रम से हम अपना जीवन सुख में तथा सफल बना सकते हैं। सहायता या दान लेने से व्यक्ति निकम्मा हो जाता है और स्वाभिमान खो देता है। हमें संकट का धैर्यपूर्ण सामना करना चाहिए। तो इसी पर आधारित हमारा आज का है बाढ़ का बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाढ़ आ रही है, सुखिया ने कहा। इसमें तीन पात्र है, सुखिया, विशेषर और प्रयाग सहनी। तो जो ये विशेषर है ये सुखिया इसकी पत्नी है और प्रयाग सहनी विशेषर के दादा है। अब ये स्टार्टिंग थी। बाढ़ आ रही है, सुखिया ने कहा। विशेषर ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत में लग गया। अब जो विशेषर की पत्नी सुखिया थी वो कहती है कि बाढ़ आ रही है, तो सुखिया जरा सा सिर उठाकर देखता, लेकिन फिर वह अपने काम में जो जाल की मरम्मत करता उसमें लग जाता है। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषर यह नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस रही उत्तर और हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, वे क्या यह सूचना नहीं देते थे कि बाढ़ आएगी ही? विशेषर के यह जानता नहीं था कि बाढ़ आ रही है, वह उसे पता था कि बाढ़ आ रही है। आज से 4 दिनों से उमस रही जो उत्तर की ओर से और हिमालय की तराई होता है पहाड़ के नीचे के मैदान, उत्तर की ओर से पहाड़ के जो नीचे के मैदान थे वहां पर बिजली बहुत ज्यादा चमक रही थी, बादल भी गरज रहे थे और यह सूचना मतलब यह बता रहे थे कि बाढ़ आएगी ही। बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज है बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि वह बचपन से बाढ़ देखता आया था। बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उसे खेलता आया है। बीच चोर में उसका गांव है। 4 महीने तक तो यह टापू ही बना रहता है। चोर होता है ताल जहां वर्षा तथा बाढ़ से गहरा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे चोर बोलते हैं। तो ये वो कहता है कि बचपन से ही बाढ़ को देखता आया है और उसमें ही उस बाढ़ में ही खेला भी है। बीच चोर जब उसके जहां पर वर्षा तथा बाढ़ से गहरा पानी इकट्ठा हो जाता था उसके गांव में, और वो 4 महीनों तक वहां एक टापू सा बना रहता था। विशेषर को अपने बचपन की याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग सहनी। अब जो विशेषर था उसको अपना जो बचपन था उसकी याद आ रही थी, क्योंकि जो उसके दादा था प्रयाग सहनी उसके बारे में उसकी भी उनको याद आ रही थी। बूढ़े प्रयाग सहनी इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे। उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया और आओ बेटा, एक नया खेल सिखला दे तुम्हें। अब जो विशेषर है बचपन की याद कर रहा था अपने दादा की, जो उसके दादा ने उसे सिखाया था। तो वो कहता है कि वह सोच रहा है कि एक दिन उसके दादा से प्रयाग सहनी ने उसे बुलाया जाल बैठाकर और उसे पुचकार कर बैठाकर कहा, आओ बेटा तुम्हें एक नया खेल सिखाता हूँ। और सचमुच खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या नहीं सिखला दिया। मतलब विशेषर ने खेल में ही अपने दादा से बहुत कुछ सीख लिया। क्या क्या सीखा वो देखिए। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का तांगा कैसे होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए, सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही एक बड़ा सा वृत्त बनाता पानी में इस तरह गिरे कि वृत्त के दायरे में मछलियों को निकल भागने का मौका ही नहीं मिले। प्रयाग सहनी ने मछली मारने के सारे गुर विशेषर को बता दिए थे। अब कहते कि जो ये सारे काम थे विशेषर को उसके दादा ने सिखा दिए थे। जब बाढ़ अपने ओज पर होती है तो वह विशेषर को नाव पर बिठाकर चल पड़ते हैं। चोर की ओर दिन में ही नहीं, अंधेरी रात को भी। डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते, भूत पिशाच नहीं। अब उसके दादा जो ओज होता है, बाढ़ का जोर, जहां पर बाढ़ का जोर होता है। नाव की मांगे नाव का वह हिस्सा जिसमें बैठकर
नाविक उसको चलाता है। अब जो एक जाल का मरम्मत करनी है तो सब विशेषज्ञ को सिखा दिया था। उसके बाद जाल को कैसे संभालना चाहिए, उसके कैसे फेंकना चाहिए, सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही एक बड़ा सा वृत्त बन जाता, गोलाकार सा बन जाता है, उसमें मछलियों को पकड़ लेता है, जिससे कि मछली भाग ना पाए। अब खेल खेल में विशेषज्ञ के दादा जो प्रयाग साहनी थे, जाल की मरम्मत, जाल बनाना, जाल का तांगा कैसे खींचते, ये सब सिखा दिए थे, और मछली कैसे पकड़ते हैं। जब बाढ़ आने पर ओज होती है, यह विशेषज्ञ को नाव पर बिठाकर चल पड़ते हैं चोर की ओर। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात को भी। डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। अब वे कहते हैं कि बाढ़ का ओज होता है बाढ़ का जोर। तो वे कहते हैं कि जब बाढ़ का जोर होता है, वहां पर वे नाव में बिठाकर विशेषज्ञ को ले जाते हैं, जहां पर वर्षा तथा बाढ़ से पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा रहता है एक जगह, वहां पर ले जाता है। दिन में ही नहीं, अंधेरे में भी ले जाता है, और अपने बेटे पोते को कहता है कि डरना मत, क्योंकि बाढ़ में देवी देवता होते, भूत पिशाच नहीं होते, इसमें डरने की बात नहीं है। जब नाव बीच चोर में पहुंचते है तो बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता, नाव को स्थिर कर देता और उसकी मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर एकटक घूरता है। विशेषज्ञ को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूक गया हो। अब जब नाव बीच चोर में पहुंचती है, जहां पर पानी इकट्ठा होता है बाढ़ और वर्षा का, वहां पर वो पहुंचते हैं, और जो दादा था वह अपने पतवार को चलाना छोड़ देता है, मतलब नाव को एक जगह स्थिर कर देता है, रोक देता है। उसके बाद वह मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर नाव की मांगी होती है, नाव का हैसियत जिस पर बैठकर नाविक नाव चलाता है, और उस पर पानी की ओर एक टक मतलब देखता रहता है एक सांस। विशेषज्ञ को याद नहीं कि उसके दादा का निशाना कभी चुका भी था। प्रयाग साहनी ने विशेषज्ञ को नाव के बारे में बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लड़की की नाव अच्छी होती है से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए, वहां तक। अब प्रयाग साहनी ने विशेषज्ञ को नाव चलाने के बारे में बहुत सी शिक्षा दे दी थी। लकड़ी की नाव अच्छी होती है, और से लेकर जब नाव अगर वह ये भी बताता है कि लकड़ी की नाव अच्छी होती है, और ये बताता है कि अगर नाव भंवर में फंस जाती है तो उसको कैसे निकालना चाहिए। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग साहनी कहा करते बेटे बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं, बाढ़ नहीं आएगी तो मछली कहाँ से आएगी। और अपनी 2 बीघा जमीन से ही जो परिवार भर की गुजर चल जाती है, क्या उसमें बाढ़ ही की देन नहीं है। बाढ़ आ रही है, अब ये उसके दादा कहते हैं बाढ़ आ रही है तो आने दे, इसमें घबराने की बात नहीं है। भगवान खुश होते हैं इसलिए ही पानी देते, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो ना तो मछली आएगी, और ना ही उसमें जमीन में पानी नहीं लगेगा तो कुछ पैदावार भी नहीं होगी। 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर बसेर विशेषज्ञ को कभी अनाज नहीं खरीदना होता। हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई कुआरी मिट्टी खेतों में डाल जाती है। वह नई कुआरी मिट्टी न्यूनी सी चिकनी सोने के रंग वाली, जो ही उसमें धान रोपिए देखते ही देखते छाती भर बढ़ जाएगी। अब वो कहते हैं कि 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर। उसके जो विशेषज्ञ थे उनके पास 2 बीघा जमीन थी, जिससे उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। विशेषज्ञ को कभी भी अनाज खरीदना नहीं पड़ता था। हर साल बाढ़ आती, नई मिट्टी खेतों में डाल जाती, और नई मिट्टी और न्यूनी जो मक्खन जैसी चिकनी और सोने रंग वाली मिट्टी को खेतों में डाल जाती, जिससे कि वो धन बोते थे तो धन जल्दी ही बढ़ जाता था। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो लगा। जैसे प्रयाग साहनी आज भी विशेषज्ञ को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हो है। अब जो प्रयाग साहनी थे वे अपने पोते विशेषज्ञ को बताते हैं कि मेड़ ऊंची करो और कुदाल मजबूती से पकड़े रखो, और खेत समय आने पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो, तुम अपनी मेहनत करते रहो। अब विशेषज्ञ को लगता है कि प्रयाग साहनी उसे उपदेश नहीं बल्कि आज आदेश दे रहे हैं कि ये सारे काम करो, और सचमुच बाढ़ आ गई। इतने में ही सचमुच बाढ़ आ गई। किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? यह बाढ़ नहीं, जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता गरजता तरसता। अब इतने में उसका आवाज सुनाई दी कि बाढ़ आ गई, लेकिन यह बाढ़ नहीं बल्कि एक बहुत ही भयंकर बाढ़ थी। जैसे लग रहा था जंगल का बाघ आ गया हो, उछलता कूदता गरजता हुआ बाघ आ गया हो गांव में।
लोगों ने अलग से देखा, 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार जैसे दौड़ती हुई चली आ रही हो, खेतों को, गड्ढों में, मेड़ों को, बांधों में डुबोती, पाटती, तोड़ती। अब लोगों ने देखा कि मतलब जो बाढ़ आई थी वह बहुत ही ऊंची थी, 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार ऐसे दौड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी, जो खेतों के जो गड्ढे, उनमें गड्ढों को और मेड़ों को सबको तोड़ती ताड़ती आ रही थी। लोग भगे, हलवाहे हल बैल लेकर भागे, चरवाहे गाय भेड़ लेकर भागे, जो जहां था सिर पैर रखकर भागा। तो कहते हैं कि लोग वहां से भागने लगे बाढ़ को आकर देकर, जो जिसके पास हल था वह हल और बैल लेकर भागे, जिसके पास गाय भेड़ थी सब वे लेकर, सब अपने सिर पैर मतलब एक जो भी जिसके पास था लेकर भागे। पानी गांव में घुस गया, अब घरों में घुस रहा है। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है। अब पानी गांव में घुस गया था, सारा गांव जो था वो पानी से डूब गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई टापू हो। विशेषर दरवाजे की चीजों को सहज रहा था, डोरों को संभालता, चारों को संभालता था, ईंधन को संभालता था, नाव को संभालता था, जाल को संभालता था, कुदाल को संभालता, पतवार को संभालता था, और एक संभालता होता कि दूसरे को संकट में देखता। अब विशेषर कहता है कि दरवाजे की चीजों को सहज, जो दरवाजे के पास थी चीजें उनको देख रहा था, अपने ढोर जो मतलब पशु थे उनको संभाल रहा था, चारे जो पशु के खाने का चारा था उसको देख रहा था, ईंधन देख रहा था, नाव को भी संभाल रहा था, और जाल को भी, कुदाल को भी, पतवार को भी, मतलब जो भी उसके पास था उनको देख, दूसरे के संकट में देखता है, अपने आप को भी संभालता और दूसरे के भी। उधर आंगन में सुकिया परेशान है, अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ाया दौड़ो। उधर आंगन में जब सुकिया है वो बहुत परेशान हो रही थी, और अंत में जब देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तो वह एकदम चिल्ला उठे कि पानी चूल्हे तक मतलब अंदर तक आ गया है, दौड़ो भागो। विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए, पानी बढ़ता गया पड़ता गया, बाहर की सारी चीजें भीग गई, भीतर की भीग रही है, कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका वह। अंत में तो ऐसा लग रहा कि उसकी यह झोपड़ी भी कहीं बह ना जाए। जो कुछ संभव हुआ लेकर वह पहुंचा गांव के नुनफर पर। नुनफर अब क्या कहता है कि जो विशेषर, अब उसकी जब पत्नी चिल्ला उठी तो विशेषर कहता है कि वो क्या क्या बचाए, क्योंकि पानी तो बिल्कुल अंदर बढ़ गया था, उसकी सारी चीजें भीग गई थी, उसे कपड़े अन्न कुछ भी नहीं बचा था, और उसको लग रहा था उसकी झोपड़ी भी भीग जाएगी। नुनफर होता है ऊंची ऊंची और ऊसर जमीन, जो ये नुनफर है ऊंची और ऊसर जमीन को कहते हैं नुनफर। गांव का यह नुनफर आज गांव का गोवर्धन बन गया है। बाल बच्चे माल गोरू अंधन चारा ईंधन लेकर लोग इसी नुनफर की शरण ली। ऊंची और ऊसर जमीन जो थी, यहाँ लोग जब बाढ़ आ जाती तो पहुंच जाते हैं, सभी बाल बच्चे जो भी उनके पास होता है उन्हें लेकर चले जाते हैं। आज वे उसको गोवर्धन मानते हैं। अरे कलछी तो घर में ही छूट गई। सुकिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। अब सुकिया ने कहा कलछी जो मैं घर में छोड़ आई, तो विशेषर चिल्लाने लगा। जहाँ पहले हाहाकार था अब वहाँ चित्कार है, नाद है। लेकिन रोने धोने से होता क्या, लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। अब जहाँ पहले हाहाकार मचा हुआ था अब सब रोने चिल्लाने लगे दुख से। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा क्या, लोग इस जब रोने धोने के बाद वे अब धीरे धीरे शांत हो रहे थे। प्रयाग सानी कहा करते थे कि जो बाढ़ जितनी तेजी से आती है वह उतनी तेजी से भागती भी है। दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा था, तो भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग गए। प्रयाग सानी कहा करते थे कि बाढ़ अगर जितनी तेजी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती, लेकिन गांव से पानी निकलने में 7 दिन लग गया। उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गत हो गई। लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो। जो ही पानी घटने लगा कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी धड़ाधड़ गिरने लगी। चारों ओर ढू मलबा ही मलबा दिखाई पड़ता था। अब जो ये 7 दिन पानी भरा रहा उसने बहुत ही दुर्गति कर दी थी। गांव में ऐसा लग रहा था किसी ने बम गिरा दिया हो। पानी घटने लगा तो जो कच्ची दीवार मिट्टी की दीवारें थी वो ढहने लगी और सारा मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा था। खेत की फसल गई, अन्न भी सड़ गया, घर का अन्न अगले ही दिन कैसे कटेंगे। सारे गांव में मायूसी है, सुखिया उदास है। विशेषर की आंखों में नींद नहीं आ रही। बाढ़ आती थी जाती थी, यह क्या क्या बाढ़ आई थी, नहीं। अब खेत की जो फसल थी वह भी खराब हो गई थी, अन्न भी खराब हो गया था। जो आने वाले दिन है कैसे कटेंगे। सारे गांव इसलिए उदास थे, मायूस थे। विशेषर की आंखों में नींद नहीं आ रही थी।
नहीं नहीं, विशेषर इस तरह बैठा झिकता नहीं रहेगा। अब विशेषर सोचता है कि वह इस तरह बैठा हुआ झिकता नहीं रहेगा बल्कि कुछ करेगा। उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते कि आदमी जागो चलावे। अब जो विशेषर था उसे अपने दादा की बात याद आ रही थी कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। विशेषर जाग कर चलाएगा, हाथ पैर से काम कर लेगा, ये पुट्ठे किस काम के हैं यदि संकट में काम नहीं आए तो। अब वह कहता मेहनत करेगा। विशेषर ने कुदाल उठाई, घर में दरवाजे पर जहाँ जहाँ कीचड़ जम गई साफ कर दिया। फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीजों को बटोर कर एक गड्ढे में डाल दिया। खाद भी बनेगी है। जहाँ जहाँ गंदगी थी उसी कुदाल वहां पहुंची। 2 दिन में ही उसके घर बार फिर चमकने लगे। अब विशेषर ने कुदाल उठाई और दरवाजे पर जहाँ भी कीचड़ जमी हुई थी उनको साफ कर दिया और इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया। फिर उसका घर में पहले जैसे चमकने लगा। सुखिया ने कहा इस काम में मदद नहीं की, और सुखिया ने भी इस काम में उसकी मदद की। फिर विशेषर कुदाल उठाकर अपने खेत में पहुंचा, मेड़ों को दुरुस्त किया, गड्ढों को भरा। वह खेत में फिर धान रोपेगा, जागर नहीं चलाएगा तो गुजर कैसे होगी। अब वह कहता है कि वह अगर वह खेत मेहनत नहीं करेगा, खेत में नहीं जाएगा तो अपने परिवार का पालन पोषण गुजर कैसे करेगा। दिन भर कुदाल चलाता, रात में जाल उठाता और चल पड़ता चोर में मछली मारने। अजीब रही इस साल की बाढ़, लगता है सारी मछलियां कोई बटोर ले गई। लेकिन विशेषर हार नहीं मानेगा। अब वह मेहनत करता है, कुदाल चलाता है, रात में जाल को भी उठाता है, रात में जाल लेता है और मछली मारने के लिए चोर में चला जाता है जहाँ पर बाढ़ का पानी इकट्ठा होता है, बाढ़ और वर्षा का। लेकिन वह सोचता है कि यह साल तो बहुत ही बेकार है, लगता सारी मछलियों को ही ले गया। अब लेकिन विशेषर हार मारने वाला नहीं था। दिन भर खेत में, रात भर चोर में, दिन भर खेत में काम करता और रात भर चोर में। विशेषर इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली। विशेषर ने जो ये भयानक बाढ़ आई थी उसकी चुनौती को स्वीकार किया। वह दिन में खेत में काम करता और रात में मछलियों को। एक दिन सुखिया ने कहा रिलीफ आई है, चावल बट रहे हैं और कपड़े बट रहे हैं। सुखिया कहती है अपने पति विशेषर से कि रिलीफ मतलब दान देने के, चावल और कपड़े बांटने के लिए लोग आए हुए। फिर रिलीफ आई है, भूकंप के साल भी आई थी। जब बाढ़ आई है तब भी आई है, लेकिन भूकंप आया था तब भी रिलीफ आई थी। रिलीफ का क्या मानी होता है तू समझती है? मैं क्या जानूं, गांव के कई लोग रिलीफ लेने गए हैं। अब विशेषर कहता है कि रिलीफ का मतलब भी पता है तुझे? वो कहती मुझे क्या पता, गांव के लोग लेने जा रहे हैं। जो जाते हैं जाने दो। रिलीफ मानी भीख। रिलीफ का मतलब होता है भीख लेना। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखों मर जाना, भीख मत मांगना, लोगों को भीख मांगने दो, तू इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। अब वह कहता है कि लोग जो भीख मांगने दे, तू अपनी कुदाल और इसको पकड़ और इसे मेहनत कर। बोरे के बोरे चावल, गड्ढे के गड्ढे नोट बट रहे हैं, लेकिन विशेषर अचल अडिग अपने काम में जुटा रहा। अब जो कहता कि चावल बट रहे हैं और नोट भी बट रहे हैं, लेकिन जो विशेषर था वह अपने काम पर अडिग था। अब पानी कम हो रहा है, अपनी हसूली दे बंधक रखकर कुछ पैसे ले आऊं और बीज खरीदकर धान रोप दूं। अब वह सुखिया से कहता है कि पानी कम हो रहा है तो अपनी हसूली मतलब गले में पहनने वाली हसूली को कह रहा है, उसे गिरवी रख कर वह कुछ बीज खरीद लेगा धान के। सुखिया कुछ उग्र कर सकती थी। अब कहते हैं कि सुखिया क्या मना थोड़ी नहीं कर सकती, होता मना किसी बात का विरोध करना, तो वह किसी बात का विरोध नहीं कर सकती थी। उसने हंसकर हसूली उतार कर दी। हसूली हाथ में रखते विशेषर की आंखें झलझला आई। यह पहली बार है जब उसने बीवी का गहना बंधक करना पड़ रहा है, लेकिन वह तुरंत और हंसकर बोला, भगवान मालिक है, सुको रानी, फसल आएगी और हसूली के साथ सूद में कर्णफूल भी लाएगी। कर्णफूल होते कानों के में पहनने वाले। सुखिया मना नहीं कर सकती थी। उसने हंसकर अपनी हसली दे दी और हसली को हाथ में रखकर जो विशेषर था उसकी आंखें झलझलाई, क्योंकि उसे यह बुरा लग रहा था कि उसे जो अपनी पत्नी का जो गहना है वो गिरवी रखना पड़ रहा है। लेकिन वह हंसकर बोला, सुक्को रानी, मैं तुम्हें हसली के ब्याज में कर्णफूल कानों के भी दे दूंगा। यहाँ से 20 मील पर बीज मिलता है। दूसरे दिन थोड़ी रात रहते विशेषर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लादकर पहुंचा। आज भोर से ही वह खेत में धान रोप रहा है। उसकी बगल में सुखिया है। सुखिया यो तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती थी, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा, और खेत में सूख गया तो फिर धान में हरियाली आने में पखवाड़ा लग जाएगा। अतः वह भी जुटी और डटी है। आज सुबह से ही खेत में धान बो रहा है। उसकी बगल में जो सुखिया है उसकी भी सुखिया मदद कर रही है विशेषर अपने पति की। सुखिया घर आंगन का मतलब घर का भी काम करती है और पति का खेत में हाथ बटाती है। वह कहता है कि अगर बाढ़ का पानी नहीं चला गया तो सूखा पड़ जाएगा, सूखा हो जाएगा। हरे हरे धान के बीज जमीन पाते ही सिर उठने लगते हैं। विशेषर खेत रोप रहा है, उसके रोम रोम पुलकित हो रहे।
अब कहते हैं कि जब हरे जो धान के बीज हम बोएंगे, पानी अगर जमीन में है तो वह बहुत ही जल्दी बड़े होंगे, और यह सोचकर उसका मन खुश हो रहा है। बाढ़ आती है जाती है, पर समय पर खेती हो जाए तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाती है। अब कहता है बाढ़ आती जाती रहती है, लेकिन समय पर खेती करेंगे तो जो हानि हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसकी आंखों में वह दृश्य नाच रहा है, जब वे बीज लहला उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, फैलने लगेंगे। कार्तिक में छाती भर धान आ जाएगा और माघ आते ही इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहराने लगेगा। अब कहता है उसके जब बीज बो रहा था तो उसके सामने ये दृश्य आ रहे थे कि जब हमारी खेती होगी तो बीज लहला उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, फैल, और जो फसल है वो धान में बदल जाएगी, और फिर धान की कटाई करने के बाद सरसों भी बो जाएगी, उसमें फूल आने लगेंगे। उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज की भरमार हुई। नेता आ रहे, अफसर आ रहे, इंजीनियर आ रहे, सभी देखते फिरते इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले। उसी समय एक जब ये सोच रहा था तो उसी समय एक हवाई जहाज की आवाज आई, जिससे उसका ध्यान भंग हुआ, और वह कह रहा है कि बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज तो यहाँ दिन रात हवाई जहाज आते रहते हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखने के लिए। सुखिया का ध्यान ऊपर गया, वह बोली हवाई जहाज जा रहा है। अब सुखिया का ध्यान ऊपर गया तो वो बोलने लगे पति से कि हवाई जहाज जा रहा है, लेकिन विशेष अपनी उंगलियों को से बीजों को छिटकाते और रोकते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम जमीन देखना, हम जमीन देखे। वे अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करें, हम अपना काम करें। अब वह अपनी पत्नी को कहता है कि तुम जमीन पर देखो, आसमान में मत देखो, हमारा काम जमीन पर काम करने का। और सचमुच उसकी नजर ऊपर नहीं गई। उसी लगन से तल्लीनता से वह अपना खेत रोपता रहा। अब वह उसने ऊपर नहीं देखा जब हवाई जहाज जा रहा था, बल्कि वह अपनी जो बीज बो रहा था उसी में नीचे नजर लगाए हुए अपनी मेहनत में तल्लीन रहा, बोता रहा। इसके लेखक है बाढ़ के बेटा के रामवृक्ष वेनीपुरी। अब देखिए बाढ़ के बेटा के क्वेश्चन आंसर देख लेते। पहले मौखिक है। सुखिया ने क्या कहा? सुखिया ने कहा बाढ़ आ रही है। प्रयाग सहनी और विशेषर में क्या संबंध था? दादा और पोते का संबंध। बाढ़ आने से जमीन उपजाऊ क्यों हो जाती है? नई मिट्टी न्यूनी सी चिकनी सोने के रंग वाली मिट्टी हो जाती है। क्योंकि नई मिट्टी और न्यूनी सी, जब चिकनी मिट्टी, मखमली मिट्टी, सोने रंग वाली मिट्टी जमीन पर आती है तो जमीन उपजाऊ हो जाती है। बाढ़ के साथ ये मिट्टी आती है। गोवर्धन कौन और कैसे बन गया? नुनफर आज का गांव का गोवर्धन है, क्योंकि बाल बच्चे माल गोरू अंधन चारा ईंधन लेकर लोग इसी नुनफर की शरण लेते हैं। अब लिखित देखिए। विशेषर और बाढ़ का क्या संबंध था? विशेषर और बाढ़ का पुराना रिश्ता था, क्योंकि वह बचपन से ही बाढ़ को देखता आ रहा था। प्रयाग सहनी ने विशेषर को क्या सिखाया? प्रयाग सहनी ने विशेषर को जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल को कैसे संभालना चाहिए और कैसे फेंकना चाहिए। बाढ़ के कारण विशेषर को किन किन संकटों से गुजरना पड़ा? बाढ़ के कारण खेत की फसल नष्ट हो गई थी, घर का अन्न सड़ गया था, घर में मलबा ही मलबा हो गया था। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विशेषर ने क्या क्या किया? बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विशेषर ने अपनी पत्नी सुखिया की हसूली गिरवी रखी, बीज खरीद लाया और फिर खेत में धान बो दिए। क्योंकि जो उसकी पत्नी थी, उसकी जो हसूली थी, हसली मतलब गले में पहनने की, वो उसने गिरवी रख दी, उससे धान का बीज लेकर आया और फिर बो दिया। अब ये गद्यांश है। सुखिया कुछ कर्णफूल भी देख लेना। विशेषर ने सुखिया से उसकी हसूली क्यों मांगी? विशेषर ने सुखिया से उसकी हसूली धान के बीज लाने के लिए मांगी। विशेषर की आंखें क्यों झलझला आई? क्योंकि उसे अपनी पत्नी की हसूली को गिरवी रखना था। विशेषर ने हंसकर क्या कहा था? विशेषर ने हंसकर कहा कि वह हसूली के साथ सूद में कर्णफूल भी लाएगा। ये लाएगा आएगा, लाएगी नहीं, लाएगा। हसली मतलब हसली का ब्याज में वह कानों के भी उसे लाकर देगा। अब ये एमसीक्यूज है, अपने क्वेश्चन देख लेना। ख का टापू आएगा, गै का देवी देवता, और घ का कै का नहीं लिखा, ये देख लेना अपने। 3 थे। अच्छा, पहले का टापू, पहले का जो ख है टापू, दूसरे का घ देवी देवता, तीसरे का घ भाग। अभी दीर्घ देखो। प्रयाग सहनी कौन था? उसे ने खेल खेल में विशेषर को क्या क्या सिखाया? प्रयाग सहनी विशेषर का दादा था। उसने खेल खेल में विशेषर को जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल को कैसे तैयार करते, कैसे संभालो और कैसे फेंकना चाहिए, ये सब कुछ सिखा दिया था। बाढ़ गांव में कितने दिन रही? उसमें गांव की क्या दुर्दशा की? बाढ़ गांव में रात दिन
ये 7 दिन ही, एक दिन आएगा, क्योंकि एक दिन रही थी और 7 दिन पानी भरा रहा था, तो यहाँ पे एक दिन लिख लेना। एक दिन रही। बाढ़ के कारण गांव की बहुत दुर्दशा हुई। कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी, धड़ाधड़ गिर गई, जिससे चारों ओर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा था। खेत की फसल नष्ट हो गई थी और घर का सारा अन्न सड़ गया था। धान रोपते समय विशेषर के मन में क्या क्या कल्पनाएं उठ रही थी। धान रोपते समय विशेषर के मन में अनेक कल्पनाएं उठ रही थी कि बीज लहला उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, फैलने लगेंगे। कार्तिक मास में छाती पर धान आ जाएगा और माघ आते ही इन खेतों में सरसों का पीला फूल समृद्ध लहराने लगेगा। विशेषर की दृष्टि में रिलीफ का क्या अर्थ है और क्यों? विशेषर की दृष्टि में रिलीफ का अर्थ भीख मांगना है, क्योंकि सहायता या दान लेने से व्यक्ति निकम्मा हो जाता है तथा स्वाभिमान खो देता है। किंतु इस साल की बाढ़ का क्या रिलीफ किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? इन पंक्तियों में विशेषर कहता है कि इस साल की बाढ़ तो बहुत खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में बाघ आया, उछलता कूदता गरजता तरसता। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या नहीं सिखला दिया। विशेषर के दादा बरयाग सहनी ने विशेषर को खेल खेल में ही जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल को संभालना, उसे कैसे फेंकना आदि सिखा दिया। रिलीफ यानी भीख। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूख को मर जाना पर भीख मत मांगना। इन पंक्तियों में विशेषर अपने दादा की बात को याद कर रहा है कि उन्होंने कहा था कि बेटा भीख मत मांगना, अपनी मेहनत करना, क्योंकि दूसरों की सहायता लेते हैं तो हम स्वयं मेहनत नहीं करते और आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए विशेषर जो है मेहनत करता है और वो भीख मांगने को बुरा मानता है, क्योंकि इससे उसका स्वाभिमान गिरता है।